हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रकृति मैम इंस्टीट्यूट पे। मैं प्रकृति मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, बिना समय खर्च किए समय को बचा लेते हैं, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं आ रही हैं आपके सिर पे वो तांडव कर रही हैं। उनसे बचने के लिए एक ही इलाज है कि बेहतरीन पढ़ाई कर लो। आ जाइए, तो आज देखते हैं हिंदी साहित्य पत्र और पत्रिकाएं। ट्रिक से ही पूरा करेंगे याद, जो दिमाग में छप जाए। और इनके लिए मीन्स ये है कि सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कोई रट्टा नहीं है, कोई व्यर्थ चीज नहीं है। आ जाइए, बिल्कुल जी, चलते हैं एग्जाम स्पेशल। तो पहली पत्रिकाएं ऐतिहासिक शुरुआत होती है, और यहाँ पे आपको याद करनी है मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों बेहतरीन बातें। आइए, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड आप सब जानते हैं। जो ना जाने, जो पहली बार पढ़ रहा है, वो प्यार से पढ़ना। तो उदंत मार्तंड, तो पहला नंबर बनता है आपका यहां से कि उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकलता था, और साप्ताहिक था। ठीक है, कलकत्ता से निकलता था। कौन सा था? साप्ताहिक था। तो देखो कितने नंबर बनेंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा? आप कहेंगे उदंत मार्तंड। कब निकला? 30 मई 1826। कहां से प्रकाशित होता? कलकत्ता से। कौन सा? तो आप कहेंगे जी देखो 2 नंबर हो गए, 3 कलकत्ता से हो गया, और चौथा कि उदंत मार्तंड साप्ताहिक था, यानी कि सप्ताह में निकलता था। संपादक कौन थे इसके? तो आपको याद रखना है पंडित जुगल किशोर। तो जो किशोर होते हैं ना, किशोर, वो बड़े उदंत होते हैं, यानी कि बड़े उधम मचाते हैं। तो याद रखना कि संपादक जुगल किशोर, किशोर बहुत उधम करते हैं, बहुत उधम करते हैं, तो उदंत मार्तंड रहेगा। समझ गए? आप कहेंगे जी बिल्कुल। आइए अब आते हैं, देखो दूसरी ट्रिक पे जो यहाँ पे लिखी है कि उड़ते हुए मार्तंड, यानी सूर्य, उड़ते हुए मार्तंड को जुगल किशोर ने कलकत्ता में देखा। अब बताना कंसेप्ट कैसा लगा। उड़ते हुए यानी उदंत मार्तंड, उड़ते हुए यानी कौन? उदंत मार्तंड को जुगल ने, किसने? जुगल ने, जुगल किशोर ने कलकत्ता में देखा, यानी कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक 1826। याद रखिएगा, भूल ना जाना। पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण था। पहला, याद रखना साथ में कि पहला दैनिक, दैनिक कौन सा था? सुधा वर्षण। वर्षा डेली होती है, वर्षा डेली होती है। तो पहला दैनिक समाचार पत्र जो निकला वो सुधा वर्षण था। 1854 में शुरुआत हुई, 1854 में। ठीक है, आइए चलिए, मुझे ये लगता है कि मैं यही आपका टोटल कंप्लीट करा दूं, आपको याद रहे। आ जाए, आगे बात करेंगे हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप की बात करते हैं, यानी भारतेंदु युग की जो आए पत्र पत्रिकाएं, वो आप याद रखना अपने ट्रिक के जरिए। तो याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप की बात करें, हिंदी प्रदीप किसका? तो आप कहेंगे बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, प्रदीप कौन? प्रदीप किसका नाम है भाई? बालक का नाम है प्रदीप। और प्रदीप से याद रखना कौन? प्रदीप भटक भी जाता है। प्रदीप जो बालक है ना, वो भटक जाता है। तो प्रदीप, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। याद रखिए अपनी ट्रिक से। तो कहेंगे बालक ने प्रदीप यानी कि दीपक जलाया। बालक ने क्या जलाया? दीपक जलाया, यानी कि प्रदीप। ठीक है जी, तो हिंदी प्रदीप यानी बालक से आप कहेंगे बालकृष्ण भट्ट। आ जाइए सेकंड पे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट के बाद में बारी आती है ब्राह्मण की। अब ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो बड़े ही प्रतापी होते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो बड़े ही प्रतापी होते हैं। तो कहना प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये तो एक ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक से आप देखो कि प्रतापशाली ब्राह्मण कानपुर गए। प्रतापशाली ब्राह्मण कहाँ गए? कानपुर। तो ये कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, कानपुर से प्रकाशित होने वाला कौन सा? ब्राह्मण। याद रखेंगे, तो ब्राह्मण प्रतापी होते हैं।
और आप अगली ट्रिक याद रखना कि प्रतापशाली ब्राह्मण कानपुर गए हैं। राइट, आइए अगला, आनंद कादम्बनी। अब ये बताइए कि प्रेम में आनंद होता है कि नहीं? प्रेम में आनंद होता है कि नहीं? आप कहेंगे जी होता है प्रेम में आनंद। तो प्रेम में आनंद है, इसका मतलब है आनंद कादम्बनी किसकी है? प्रेम घन की। किसकी? प्रेम घन की, बद्री नारायण प्रेम घन। ठीक है, और दूसरी ट्रिक भी आप याद कर लो, जो मर्जी वो रट के रखिए कि प्रेम के घन यानी प्रेम के बादल से आनंद आया। प्रेम के बादल से आनंद आया यानी प्रेम के घन से आनंद आया। तो मेरे बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं अपने चौथे कवि की तरफ। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु युग के हैं, ये याद रखना। पूछता है कि भारतेंदु युग का कौन सा है? कवि वचन सुधा, तो आप कहेंगे जी बाल बोधनी। कवि वचन सुधा इसी का दूसरा नाम पड़ गया था बाल बोधनी, भैया याद रखना। ये पहला नाम था, फिर दूसरा आ गया था, इसका नाम बदल के बाल बोधनी कर दिया था। संपादक कौन है? तो आप कहना भाई बालकों की रक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते हैं, हरि करते हैं। हरि की कृपा सभी बालकों पे होती है, बाल बोधनी। और हरि जो है उनके वचन जो है वो सुधा जैसे होते हैं, सुधा वर्षण। तो कवि वचन सुधा, ठीक है, तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बालकों की रक्षा हरिश्चंद्र स्वयं करते हैं, बाल बोधनी। और कवि वचन सुधा लिखा हो तो याद रखना कि हरि जो है उनके वचन कैसे हैं? शुद्धा हैं। उनके वचन कैसे हैं? शुद्धा हैं। आ जाइए, चलिए फटाफट आगे आते हैं। द्विवेदी युग के लिए भी आप याद करना। तो द्विवेदी युग में आते हैं आपकी सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका 1900 में, सरस्वती पत्रिका 1900 में और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। बाकी सरस्वती पत्रिका शुरू हो गई 1900 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अब प्रताप वही गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, अब गणेश जी प्रतापी होते हैं, गणेश के अंदर अपना ताप होता है तो प्रताप। गणेश के अंदर अपना ताप होता है तो आप कहेंगे जी प्रताप। और आप अगर दूसरी ट्रिक चाहें तो याद रखना गणेश जी का प्रताप सबसे बड़ा है, गणेश जी का प्रताप सबसे बड़ा है। आइए मर्यादा को बात करें, मर्यादा, तो ये बताना कि प्रेमचंद ने पूरी मर्यादा निभाई। प्रेमचंद ने पूरी मर्यादा निभाई है, पूरी मर्यादा निभाई है। किसने? प्रेमचंद ने। तो मर्यादा किसकी? प्रेमचंद की। कौन सा काल है? तो आप कहना द्विवेदी युग है जी। आइए फटाफट चलते हैं, फटाफट चलते हैं, आगे आते हैं। छायावाद व अन्य युग के याद करने की ट्रिक। छायावाद व अन्य युग की अगर बात करें हम समाचार पत्रों की तो कहेंगे जी मतवाला। आप कहिए जो निराला व्यक्ति होता है वो मतवाला होता है। जो निराला व्यक्ति होता है उसे किसी की चिंता नहीं होती, वो मतवाला होता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला आदमी ही मतवाला हो सकता है, नो टेंशन नो मेंशन। ठीक है जी चलिए तो आगे बात करें हंस। तो आप कहना जी हंस हंस जो है उससे कौन प्रेम नहीं करेगा? हंस से कौन प्रेम नहीं करेगा? तो मुंशी प्रेमचंद 1930 में। ठीक है, तो कहना ट्रिक में प्रेम से हंस उड़ गया काशी से। तो कहां से प्रकाशित होता था? तो काशी से प्रकाशित होता है। ठीक है जी, तो प्रेम से हंस उड़ गया कहां से? काशी से। तो याद रखिएगा हंस प्रेमचंद, और कहां से? तो आप कहेंगे जी काशी से। आगे आते हैं कर्मवीर। तो जो चतुर होते हैं ना, जो चतुर होते हैं वो कर्म के वीर भी होते हैं, कर्म के वीर भी होते हैं। तो एक तो आप ऐसे करना और दूसरा आ जाएंगे, दूसरा ऐसे आएगा कि कर्मवीर ही माखन खाता है। कर्मवीर ही माखन खाता है, यानी कि जो अच्छे अच्छे कर्म करता है वो ही माखन खा पाता है। वरना माखन खाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि माखन खाने के लिए बड़ी मेहनतें करनी होती हैं।
है ना जी, बहुत कार्य करने होते हैं तब वो जाके माखन निकलता है। तो कर्मवीर ही माखन खा सकता है, जो कर्म करने की क्षमता रखेगा वो ही आज के जमाने में माखन खाएगा। आइए चांद की बात करें। चांद, तो चांद के लिए कहना महादेवी वर्मा का और राम रख सहगल। ठीक है जी, राम रख सहगल और महादेवी वर्मा। तो आप याद करिएगा ट्रिक में, महादेवी का चांद प्रयाग में निकला। कहाँ? प्रयाग में, यानी कि प्रयागराज से प्रकाशित। ठीक है जी, कहां से? प्रयागराज से। तो महादेवी का चांद कहाँ निकला? प्रयाग, प्रयाग से निकला महादेवी का चांद। और राम रख सहगल, इसको आप साथ में जोड़ के रखना। ठीक है जी। आइए अब बारी है पत्र लेखन की। अब बारी है पत्र लेखन की। तो आपके एग्जाम में पत्र लेखन से जो एक दो प्रश्न बनते हैं और भयभीत हो जाते हो आप लोग, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सरकारी पत्र, तो उनके बारे में ही चर्चा करेंगे, बेकार का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1 पे। एक होता है आपका औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल, और एक होता है आपका अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल। तो औपचारिक पत्र जो होता है जिसमें जिनसे हमारे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं औपचारिक। ठीक है, जैसे कार्यालय पत्र होते हैं, कार्यालयों में जो कार्य किए जाते हैं, कार्यालय की तरफ से पत्र लिखे भेजे जाते हैं, वो कार्यालय पत्र, उन्हें कहते हैं औपचारिक। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, है ना, आप जैसे पढ़ते हैं, जब आपको पढ़ाते हैं तो आप कहेंगे जी स्कूलों में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। स्कूलों में कैसी शिक्षा मिलती है? स्कूल में औपचारिक शिक्षा मिलती है ना जी, कि भाई प्रेयर होगी, अटेंडेंस लगेंगी और टाइम टेबल पूरा रहेगा, सब तरह से आपको कार्य करना औपचारिक। आपके घर कोई रिश्तेदार आए हैं, कोई रिश्तेदार आया तो आप औपचारिकता निभाते हैं, ठंडा पानी देंगे, गर्मी चल रही है ना जी, और फिर ठंडा मंगाएंगे, कुछ उनके लिए कोल्ड ड्रिंक देंगे, कुछ खाने के लिए बनाएंगे जी, कुछ मेवा मिश्री भी खिलाएंगे उन लोगों को। तो ये औपचारिकता है। और जो घर के ही सदस्य हैं, घर के सदस्य हैं, तो उनके लिए क्या स्पेशल करोगे? नहीं जी, ये तो अपनी है, मतलब घर के ही हैं, डेली यहीं पड़े रहते हैं, उनके लिए कोई औपचारिकता नहीं निभाई जाती। जैसे हैं ठीक है, कोई बाहर से आए बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खड़े हो जाएंगे, घर में तो ऐसे ही पड़े रहते हैं जैसे जी चाहा, बस वो औपचारिक। अनौपचारिक की बात करें तो कहें मित्रों और परिवार के लिए, यानी सामाजिक व्यक्तिगत कार्य के लिए जो आपके समाचार जो मीन्स पत्र होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अनौपचारिक पत्र होते हैं जो आप अपने व्यक्तिगत व्यवहार में अपनाते हैं, यानी कि मित्रों और परिवार के लिए भेजते हैं, वो अनौपचारिक कहलाते हैं। यानी हमें कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है, हम जैसे घर में पड़े हैं, घर के सदस्य हैं, वैसे ही काम करते रहेंगे। कोई बाहर से आएगा तो औपचारिकता निभाते हैं, कोई बाहर से नहीं है, हम घर के ही हैं, बहन भाई माता पिता दादा दादी जो भी हैं, उनके लिए हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, है ना। चलिए, कि तुम तो भैया घर के ही हो, है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कहते हैं कि नहीं। आइए शासकीय के लिए बात करते हैं। शासकीय पत्र के वीआईपी रूल्स हैं जी। ठीक है, शासकीय पत्र के वीआईपी रूल हैं। सबसे ऊपर क्या, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? पत्र क्रमांक और दिनांक, पत्र क्रमांक और दिनांक। तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? ठीक है, तो कह रहा जी पत्र क्रमांक और दिनांक लिखा जाता है। फिर कहते हैं जी संबोधन में क्या लिखें? संबोधन, अब जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसको कुछ संबोधित करके बोलेंगे भी तो महोदय, है ना जी, महोदय प्रिय जो भी, तो आप कहेंगे जी बात है शासकीय की, तो यहाँ पे आप लिखेंगे महोदय। क्या लिखोगे? तो आपने लिखा जी महोदय। ठीक है, महोदय लिख दिया। अब बात आएगी कि शैली, शैली, शैली कैसी, यानी स्टाइल। हमेशा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन शैली में 100% एग्जाम में आता है, ये बात आप याद रखना। यानी कि आप कौन सी शैली अपनाओगे? तो आप शैली अपनाओगे हमेशा अन्य पुरुष में, हमेशा अन्य पुरुष में आप अपना शासकीय पत्र का जो लिखेंगे वो लिखना है। और याद रखना आपका ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शैली कौन सी अपनाई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं, फिर विषय चुनते हैं। विषय स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि साफ साफ शब्दों में होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, जो सामने वाला पढ़ के आपके सही अर्थ समझ ले। कहीं ऐसा ना हो आपने कुछ लिखा वो समझ कुछ ले। ठीक है जी। और लास्ट में बात कर लें, लास्ट में बात कर लें कि सूची पत्र, इसे सरकारी पत्रों की गिनती में नहीं रखा जाता है। जो सूची पत्र होता है इसे सरकारी पत्रों में नहीं गिना जाता है।
समझ गए होंगे। कंफ्यूजन को दूर करें परिपत्र और अधिसूचना में, ठीक है। कंफ्यूजन बन जाता है कि जी परिपत्र और अधिसूचनाओं इनमें क्या अंतर है। तो मेरे बच्चा इसमें देखना, परिपत्र यानी कि आप कहेंगे जी, ठीक है, कैरिकुलर, और अधिसूचना यानी कि आप कहेंगे नोटिफिकेशन। अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन आया, कहते हैं ना भाई सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया है, उस भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना, ठीक है। और परिपत्र यानी कि कैरिकुलर, यानी जब एक ही पत्र एक साथ अनेक प्रेषितियों यानी कि विभागों और सरकारों को भेजा जाए तो वो परिपत्र कहलाता है, वो परिपत्र कहलाता है, ठीक है। और अधिसूचना जो आप कहेंगे राजपत्र, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सरकारी नियम आदेश की सूचना। तो मैंने कहा ना, आप जब ये पढ़ते हैं कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया है, कोई भी अन्य भर्तियां हैं कि जी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, तो ये किस में आएगा, अधिसूचना में आएगा। इसमें नियम आदेश की सूचनाएं रहेंगी सरकार की तरफ से। लेकिन परिपत्र जो रहेगा वो एक ही पत्र एक साथ अनेक प्रेषितियों यानी विभाग और सरकारों को भेजा जाएगा, ये सरकारों को भेजा जाएगा। ये प्रकाशित होने वाली सरकारी नियम आदेश की सूचनाएं हैं जो हमारे तरफ आएंगी, सरकार की सूचनाएं हमारी तरफ आएंगी, वो अधिसूचनाएं हैं। जो भेजा जाएगा वो परिपत्र है। समझ गए बात को, कहिए जी समझ गए, ठीक है। कि गजट, गजट अधिसूचना, अनेक विभाग परिपत्र, गजट तो आप कहेंगे जी अधिसूचना बराबर अधिसूचना यानी अनेक विभाग परिपत्र, अनेक विभागों में चला जाए तो वो क्या है, वो परिपत्र कहलाएगा, ठीक है। और जो गजट है वो अधिसूचना रहेगा। अनुस्मारक, आ जाइए भाई, अनुस्मारक यहाँ पे भी जानेंगे कुछ नई ताजा तरोताजा खबरें। अनुस्मारक में बात करेंगे रिमाइंडर, ठीक है, पूर्व में भेजे गए पत्र का जवाब ना मिलने पे याद यानी स्मरण कराने के लिए भेजा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। समझ गए होंगे भाई, आपने पत्र भेजा किसी के पास, लेकिन उसने उस पत्र को पढ़ के कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो उसको फिर से सूचित किया जाएगा। तो कीजिए आपने मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, वो कहलाएगा अनुस्मारक, दोबारा से याद दिलाने के लिए, ठीक है। तो स्मरण कराने के लिए भेजा गया पत्र, जो हम दोबारा पत्र भेज रहे हैं कि आपने हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, उसे याद दिलाने के लिए, वो कहलाता है अनुस्मारक। अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र तो ये है आपका डीमो ऑफिशियल यानी समान स्तर के अधिकारियों के बीच यह हमेशा उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में मैं या हम शैली में लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र किस में लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे जी ये हमेशा उत्तम पुरुष में लिखा जाएगा, यानी कि मैं या हम करके लिखा जाएगा, ये याद रखना। तो कौन सी शैली रहेगी, फर्स्ट पर्सन की, उत्तम पुरुष की, मैं चाहता हूं या हम ये चाहते हैं, ठीक है, ये रहेगा आपका समान स्तर के। तो अर्धशासकीय, तो इस तरह से आप इनको याद रखना, इनको आप याद रखना, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोनस पॉइंट आते हैं आपके कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के विजेता 1968 सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत यानी कि पंत को क्या नहीं है भाई, चित नहीं है, सुमित्र को क्या नहीं है, चित नहीं है, चित खो गया है क्योंकि चिदंबरा ले गई है, तो सुमित्रा नंदन पंत का रहेगा चिदंबरा, ठीक है। और ट्रिक है आपकी कि पंत जी ने अंबर यानी कि चिदंबर में यानी कि चिदंबरा में ज्ञान देखा, पंत जी ने अंबर में ज्ञान देखा, अंबर यानी कि चिदंबरा, पंत ने क्या देखा, अंबर में ज्ञान देखा, तो ज्ञान यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आइए
1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी, यानी कि उर्वशी दिनकर के दिल में बसी। दिनकर के दिल में बसी कौन? उर्वशी। तो उर्वशी दिनकर के उर में बसी, तो दिन में उर्वशी आई, दिन में उर्वशी आई, यानी कि क्या कह रहा है कि दिनकर की उर्वशी। और आप ज्यादा याद रखना, इससे ज्यादा अच्छा कि दिनकर के उर में बसी, उर्वशी। ठीक है। 1978 में याद रखिएगा अज्ञ कितनी नावों में कितनी बार, तो उन्हें ज्ञात नहीं है, उन्हें ज्ञात नहीं है कितनी बार, वो अज्ञात है, यानी कि अज्ञ कि कितनी बार वो नावों में बैठे हैं, ये अज्ञ है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। 1982 की बात करें तो याद रखना महादेवी वर्मा, यानी कि यामा, यामा कौन? माँ महादेवी। कौन? माँ महादेवी, महादेवी। ठीक है जी, महादेवी। तो ध्यान देने वाली बातें हैं कि 1982 के बाद यह पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। ये लाइन आप याद रखेंगे, यानी कि किसी एक रचना के लिए नहीं दिया जा रहा था, 1982 के बाद में संपूर्ण साहित्य के लिए इसे दिया जाने लगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान रखना जी। तो चलिए आते हैं क्विक रिवीजन पे। चेक लिस्ट आप लोगों के सामने है, फटाफट फटाफट बताइए। प्रथम समाचार पत्र तो आप कहेंगे उदंत मार्तंड, और कहां से? तो कहेंगे कलकत्ता से 1826 में। प्रेस विज्ञप्ति सामान्य समाचार पत्रों में छपती है भाई, प्रेस विज्ञप्ति सामान्य समाचार पत्रों में छपती है, गजट में नहीं छपती है, इसलिए नो। शिकायती पत्र आप कहेंगे जी दूषित जल, मच्छरों आदि की समस्याओं के लिए लिखा जाता है शिकायती पत्र। अब देखो कोई भी हो सकता है, मीन्स उदाहरण आपको दे रहे हैं। शासकीय पत्र की शैली, शासकीय पत्र की शैली हमेशा अन्य पुरुष में रहेगी। किस में रहेगी? हमेशा अन्य पुरुष में रहेगी। और ऑल क्लियर, एग्जाम रेडी, तो आप लोग उड़ा देना एरोप्लेन अपना, यानी कि रॉकेट उड़ा देना, यानी कि धमाल मचा देना आपकी बार एग्जाम में। चलिए तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।